वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। सर्दियों की सुबह रणविजय राजसमंद पहुंचा। राजसमंद स्टेशन पर पहुंचते ही उसे रंग बिरंगी पगड़ियों में सजे आदमी और सतरंगी लहंगा चोली पहने सुंदर औरतें दिखी। तो उसके सामने राजस्थानी राजा महाराजाओं और उनकी सुंदर रानियों की तस्वीरें खिंच गईं। राजसमंद की सर्दी 10-12 डिग्री तो होगा। वाह, नदी के पानी से उठती भाप सर्दियों की बात ही कुछ और है। यहाँ पर जरूर ही डैनी डिकोस्टा के महल के बारे में पता चल ही जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंधविश्वास इसी इलाके में थे। खून पी जाने वाले प्रेत, रात को भेड़िया बन जाने वाले इंसान और न जाने क्या क्या। उसे लगा कि सफर मजेदार होने वाला है। पहाड़ियों के बीच में से होकर जाने वाले घुमावदार रास्तों ने उसका मन मोह लिया। जगह जगह दिखने वाले सुंदर किले के नजारे, खूबसूरत वादियां, झीलें और झरनों से टकराकर बहने वाली हवाओं ने उसे जैसे किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। वाह, लगता है किसी परियों के देश में आ गया हूं। इतनी सुंदर जगह के बारे में जाने किन बेवकूफों ने ये अंधविश्वास फैलाए होंगे। रानी की सराय, हाँ ये है। डैनी ने अपनी चिट्ठी में इसी होटल में ठहरने के लिए कहा था। हाँ, वो एक पुरानी इमारत थी, जैसे पुराने वक्त में रजवाड़ों के कोतवाल या मंत्रियों की कोठियां हुआ करती थी। उसके तांगे से उतरते ही एक बूढ़ी औरत निकलकर सामने आई। कम्मा गणेशा। हाय, मैं रणविजय। आ गए तुम? आओ आओ। कैसा लगा हमारा राजसमंद? मैं थारा ही इंतजार कर रही थी। आओ सा, आओ। थारा कमरा दिखा दूं? अंदर नहाने का गर्म पानी, तौलिया, सब कुछ है। और भी कुछ चाहिए हो तो बोल देना सा। हाँ, थारे वास्ते ये चिट्ठी मिली थी मारे को। बुढ़िया ने रणविजय को एक लिफाफा थमाया। रणविजय ने कमरे में पहुंचकर खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर वो चिट्ठी खोली। थकान से जान निकल गई। देखूं क्लाइंट ने क्या लिखा है। 4 दिसंबर। राजसमंद में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कल 3 बजे तुम्हारी रत्नागढ़ की यात्रा शुरू होगी। रानी की सराय से निकलकर काली घाटी पहुंचना। वहां मेरी शाही बग्घी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सफर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त डैनी डिकोस्टा। रात रणविजय को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह नाश्ता करने के बाद वो आदतन यहाँ की यादों को अपनी डायरी में समेटने लगा और फिर दिन के खाने के बाद वो अपने आगे के सफर के लिए तैयार था। हाँ आंटी जी, तो कितना पैसा हुआ आपका? मारे को चिट्ठी के साथ ही कमरे का किराया और थारे आने जाने के वास्ते घोड़ा गाड़ी का भाड़ा मिल चुका है सा। घोड़ा गाड़ी वाला बस आता ही होगा। पर जे बताओ कि आपने जाना कट्टे को है? मैं रत्नागढ़ जा रहा हूं। रत्नागढ़ का नाम सुनते ही वो बुढ़िया अचानक पीली पड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। क्या हुआ? आप पर उसकी तो जैसे जीभ ही अकड़ गई थी। तभी घोड़ा गाड़ी पहुंच गई।
घोड़ा गाड़ी वाले ने रणविजय का बैग उठाकर घोड़ा गाड़ी में डाला ही था कि भीतर से वो बुढ़िया भागी हुई आई और हाथ जोड़कर रणविजय के सामने खड़ी हो गई। अरे भगवान के वास्ते वहां जाओ कुनिसा, अभी जवानी भी कोनी आई थारी ठीक से, दुनिया कोनी देखी तुमने, क्यों इस उम्र में जान देने पे तुले हो? पर हुआ क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा क्या है रत्नागढ़ में? सवाल कोनी सा, सवाल कोनी। बस अगर अपनी माँ को जरा भी प्यार किया है तो यहाँ से लौट जाओ, उसकी गोद सूनी मत करो सा। और अगर जाना ही है तो किसी और दिन चले जाना। हाँ, किसी और दिन? पर क्यों? आज के दिन में ऐसा क्या है? दिन नहीं, रात सा, रात। माघ की पूर्णमासी है आज। आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे सा। धरती पे उतरे हैं सारे प्रेत। रणविजय ने उसकी बातें समझने की कोशिश की, पर घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार कर रहा था, इसलिए वो पलटा और घोड़ा गाड़ी में घुस गया। तभी वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी तांगे के पास आई। सुनो सा, अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो ये तावीज पहन लो, ये भूत प्रेत से थारी रक्षा करेगी। अरे मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी खातिर रख लो सा, मैं थारी माँ समान हूँ, मारा दिल रख ले बेटा। रणविजय बुढ़िया की बात टाल नहीं सका और उसने वो ताबीज पहन ली और उसने बुढ़िया को वो ताबीज अपने गले में डालने दी। गाड़ी वाले ने चाबुक चलाई और घोड़ा गाड़ी दौड़ गई। रणविजय ने पीछे पलट कर देखा तो वो बुढ़िया अभी भी हाथ उठाए उसे रुकने को बोल रही थी। रुक जाओ सा, बड़ मानुसों का घर है वो, उधर जाओ कोनी, जाओ कोनी उधर। रणविजय को बुढ़िया की बातें उलझन में तो डाल रही थी, पर उसे काम भी पूरा करना था। उसके बॉस और डैनी के बीच एक बड़ी लैंड डील होने वाली थी और इसकी सारी जिम्मेदारी रणविजय पर थी, जिसके लिए उसे रत्नागढ़ पहुंचना ही था। फिर उसने बुढ़िया के दिए हुए ताबीज को छुआ। जाने वो बुढ़िया की बातों पर यकीन कर पा रहा था या नहीं, पर हाँ, वो अंदर से डरा हुआ जरूर था। चिट्ठी में लिखा था सर कि आपको काली घाटी छोड़ना है जी, आप वहां उतर के करोगे क्या? हाँ जी, वहाँ से मेरे क्लाइंट मिस्टर डैनी डिकोस्टा की तरफ से सवारी आएगी। बहुत खतरनाक जगह से, काली घाटी प्रेतों की घाटी है। प्रेत का नाम सुनकर रणविजय कांप उठा। रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि तांगे वाले को रत्नागढ़ पहुंचने की ऐसी क्या जल्दी थी। वो इतनी रफ्तार पर भी ऐसे तीखे मोड़ काट रहा था कि रणविजय की जान गले में आ रही थी। अरे अरे भाई, जरा धीमे चला लो, टांगा पलट गए तो दोनों मर जाएंगे। और तांगे वाला तो जैसे बहरा हो गया था। तांगा भगाने का जैसे कोई जुनून सा सवार था उस पर। सूरज ढलने लगा था। झींगुरों की आवाज ने माहौल में सिहरन पैदा कर दी थी और कंपा देने वाली ठंडी चांदनी रात के बीच तांगे के आगे लगी 2 लालटेनें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। अरे तांगे वाले, आपको हुआ क्या है? आप क्यों घोड़ों की जान लेने पर तुले हैं? क्योंकि सर, हमें आधी रात से पहले काली घाटी पार करनी है। क्यों? आधी रात के बाद ऐसी क्या आफत आने वाली है काली घाटी में? मौत का डेरा है काली घाटी। आज के पूरे चांद में जो आधी रात को वहां रुक गया, कभी वापस को नहीं लौटा। तो कब तक आएगी काली घाटी? हाँ, चल 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 मेरे बच्चे, चल चल। देखा, घोड़ा थम गया, मतलब काली घाटी अब दूर नहीं है। बस कुत्ते यहीं तक रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि काली घाटी से भड़मानुसों का इलाका शुरू होवे।
आधी रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज। पर तुम आगे कटे जा रहे से। मुझे रत्नागढ़। क्या? रत्नागढ़? क्या हुआ आपको? ऐसा क्या है रत्नागढ़ में? पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी की ओर बढ़ रही थी, ठिठुरन भी बढ़ती जा रही थी। ठंड के अलावा रात को भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का डर सबकी हड्डियां तक जमाए दे रहा था। ये आवाज कैसी है? शायद उधर पहाड़ियों के पार तूफान आया है, जल्दी इधर भी आएगा। हाँ, अरे जल्दी चलो। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, तांगे वाला और बेरहम होता जा रहा था। तभी पहली बार दूर से आती भेड़ियों की आवाज सुनाई दी और साथ ही तांगे वाला पहली बार बोला, 1 घंटा पहले पहुंच गए। आ गई काली घाटी? और क्या, भेड़ियों की आवाज सुनी कोनी? इसके आगे से उन्हीं का राज शुरू होवे। पर थमे लेने वाला तो आया कोनी अभी तलक है? बोलो क्या करें? मैं उतर जाता हूँ यहीं। माथा फिर गया है थारो, जान कोनी प्यारी। यहाँ 10 मिनट भी खड़े रह गए तो भेड़िया फाड़ खावेंगे, थमे हड्डी तक चबा जावेंगे। तो फिर क्या करूं? इंतजार ही करना पड़ेगा, और चारा कोनी। अरे ये तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ? ये शाही बग्गी आ गई। उतरो से, यहाँ से आगे वही ले जावेंगे तमें। वो सचमुच शाही बग्गी थी। रंगीन कांच की खिड़कियां सुंदर पर्दों से ढकी हुई थी। उसके सामने एक ऊंची सी सीट पर बग्घी वाला सवार था और उसके सामने 4 शानदार 8 फीट ऊंचे चमकते काले घोड़े। एक ही पल में रणविजय का डर भाप बनकर उड़ गया। बग्घी देखकर ही लग रहा था कि उसका क्लाइंट उसकी अच्छी खातिर करने वाला था। जैसे ही बग्घी पास पहुंची, बग्घी वाला बोला, क्या भाई, आज तो कुछ जल्दी आ गए तुम। क्या करते, घनी जल्दी थी थारे मेहमानों को। मैंने कब कहा इससे कि मुझे जल्दी पहुंचाना है? कुछ भी बके जा रहा है। बग्घी वाला आगे बढ़ा और बड़े अदब से रणविजय के सामने झुक गया। हमारे निशा, चलो। हाँ चलो। जरा रुको से। ये मंत्र सारी रक्षा करेगा, अपना ख्याल रखना से। और हाँ, कुछ भी हो जावे, इस ताबीज को खुद से अलग को नहीं करना। हाँ, कुछ भी हो जाए इससे क्या मतलब है इसका? दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझा रणविजय उस शानदार बग्घी की ओर बढ़ा ही था कि बग्घी वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ने के लिए सहारा दिया। बड़े बड़े पंजों वाली उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रणविजय की आह निकलने को हुई। अजीब सा था वो। कंधों पर काला सा चोगा डाले, काली पगड़ी और उसके नीचे से झांकती उसकी लाल लाल आंखें। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलता था तो उसके नुकीले दांत चांदनी में भी चमक उठते थे। भाई टांगे वाले, सांप का संभाल देना। बग्घी वाले ने रणविजय का बैग लिया और अंदर उसके पैरों के पास डाल दिया। बग्घी अंदर से शानदार थी। नर्म गद्दीदार सीट्स और मखमली पर्दों के अलावा पैरों के नीचे बिछी मोटी कालीन। मालिक तेरा ख्याल रखने को बोले आप खास मेहमान उनके। सर्दी बहुत है, जरोखे के नीचे बिलायती दारू है, 2 घूंट लगा लो, ठंडी भाग जाएगी।
रणविजय ने खुद को सीट पर जमा कर कंबल लपेटा ही था कि तभी चाबुक की आवाज सुनाई दी और पक्षी हवा से बातें करने लगी। घोड़ों की रफ्तार से लग रहा था जैसे वो और भी जल्दी होते। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पेड़ों ने रास्ते के ऊपर छत सी बना ली थी, इसलिए रास्ते पर अंधेरा सा ही था। इसलिए बग्घी को बस उसके आगे दोनों ओर लगी पीतल की लालटेनों की रोशनी का ही सहारा था।